नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह गीला स्वागत करता हूं आपका डागुर्स ऐप पर। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, और वह टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में हमने बेसिक डिस्कशन किया था, अनुच्छेद 124 को लेकर पढ़ा, 25, 26, 27, 28 को लेकर बात की हमने। फिर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को लेकर बात की, जिसमें पहली शक्ति अपन पढ़ चुके हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के। वे ऐसे कौन से मामले हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किए जा सकते हैं, जिनकी शुरुआत, जिनका प्रारंभ सीधे सर्वोच्च न्यायालय में किया जा सकता है। इस बात को लेकर चर्चा की और उससे संबंधित जो अपवाद थे उनको लेकर भी दोस्तों अपन ने चर्चा की। चलिए आज बात करते हैं अनुच्छेद 132 को लेकर, आर्टिकल 132 को लेकर। अब आर्टिकल 132 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 132 क्या कहता है उसको लेकर बात करते हैं अपन। वन 132 में दोस्तों कहा गया है कि संवैधानिक मामले यदि उच्च न्यायालय इस बात का प्रमाण पत्र दे कि इस केस में विधि का सारवान प्रश्न है और इसमें संविधान का निर्वचन या व्याख्या आवश्यक है, तो उस कंडीशन में उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकता है दोस्तों। वहीं अनुच्छेद 133 क्या कहता है कि ऐसे दीवानी मामले यदि उच्च न्यायालय इस बात का प्रमाण पत्र देता है कि इस मामले में व्यापक महत्व का विधि का सारवान प्रश्न निहित है तथा इसकी व्याख्या उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जानी आवश्यक है, तो उस मामले को दोस्तों सीधे सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा सकता है। क्लियर? आगे बढ़िए। अनुच्छेद 134 आर्टिकल 134। अब 134 क्या कहता है दोस्तों? 134 क्या कहता है इस संबंध में? आपराधिक मामले, क्रिमिनल मैटर्स। अब आपराधिक मामलों से मतलब क्या है? चोरी, हत्या, डकैती, लूटपाट, अपहरण, ये सारे क्रिमिनल केसेस हैं। तो इन क्रिमिनल केसेस में दोस्तों यदि उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र दे तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। कोई मामला है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय दे दिया गया है और उस निर्णय से अगर कोई पक्ष सहमत नहीं है तो वह पक्ष सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील कर सकता है। साथ में अगर उच्च न्यायालय इस बात का प्रमाण पत्र दे दे कि इस मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जानी चाहिए तो उस संदर्भ में भी किया जा सकता है दोस्तों। लेकिन कुछ मामलों में उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के बिना भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है दोस्तों। कुछ मैटर ऐसे हैं जिसमें राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा ऐसे प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है कि जिसके बेसिस पे ही, जिसके आधार पर ही उच्चतम न्यायालय में उस मामले की अपील की जा सकती है, बिना प्रमाण पत्र के भी की जा सकती है। तो पहला मामला कौन सा है दोस्तों? पहला है यदि किसी व्यक्ति को अधीनस्थ न्यायालय ने बरी कर दिया है। कोई मैटर था और उसमें जो सबऑर्डिनेट कोर्ट था, जो अधीनस्थ न्यायालय था, उसने तो बरी कर दिया, लेकिन उच्च न्यायालय ने 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा दे दी हो। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सामान्य रूप से उच्च न्यायालय अगर प्रमाण पत्र दे देता है किसी आपराधिक मामले में तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं, बिना उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के भी सुप्रीम कोर्ट में वह मामला जा सकता है। अब वो मामले कौन से? तो पहले मामले के बारे में बताया गया है, यदि किसी मामले में किसी व्यक्ति को अधीनस्थ न्यायालय ने बरी कर दिया लेकिन जो हाई कोर्ट है उसने 10 साल या 10 साल से अधिक की सजा दे दी हो। दूसरा, यदि किसी मामले को उच्च न्यायालय सीधा अपने पास मंगवा लेता है और उसे 10 वर्ष या अधिक की सजा देती हो। सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास मामला नहीं है, सीधा अपने पास मंगवा लिया उस न्यायालय ने, और उस न्यायालय ने अपने पास मंगवाया, उसमें निर्णय दिया और निर्णय में क्या कर दिया हो? 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुना दी हो दोस्तों, तो ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। क्लियर? चलिए आगे। अनुच्छेद 136 क्या कहता है? आर्टिकल 136। तो 136 में कहा गया है उच्चतम न्यायालय किसी भी केस में अपील करने की विशेष अनुमति दे सकता है दोस्तों। क्या कर सकता है? उच्चतम न्यायालय किसी भी केस में, उच्चतम न्यायालय किसी भी केस में अपील करने की विशेष अनुमति, विशिष्ट अनुमति याचिका SLP
SLP स्पेशल लीव पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन। डार्क कलर थोड़ा लिख देता हूं जिससे आप लोगों को नजर आ सके अच्छे से। पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन, उच्चतम न्यायालय किसी भी केस में अपील करने की विशेष अनुमति दे सकता है। किसी भी प्रकार के न्यायालय में केस चल रहा हो, जैसे कि अधीनस्थ न्यायालय में, उच्च न्यायालय में या किसी ट्रिब्यूनल में, किसी न्यायाधिकरण में, सैनिक न्यायालय के केस में नहीं। दोस्तों ये बात याद रखिएगा आप लोग, सैनिक जो न्यायालय है उसमें SLP दायर नहीं की जा सकती। किसी भी प्रकार का केस हो, मामला किसी भी चरण में हो, इन सभी परिस्थितियों में उच्चतम न्यायालय अपील की अनुमति दे सकता है, सिवाय एक मामले को छोड़कर। वो मामला कौन सा है दोस्तों? सैनिक न्यायालय का कोई केस हो तो उस कंडीशन में SLP दायर नहीं की जा सकती। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की जो चौथा क्षेत्राधिकार है, चौथी शक्ति है, उसको लेकर चर्चा करते हैं अपन। चौथी शक्ति है अभिलेखीय क्षेत्राधिकार। सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं, भारतीय संविधान में क्या लिखा हो वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो अभिलेखीय न्यायालय से मतलब है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी किसी भी मामले में अगर कोई निर्णय दिया जाता है तो उस निर्णय का लिखित में रिकॉर्ड रखा जाता है। अभिलेख के रूप में, साक्ष्य के रूप में उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि समय समय पर जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनमें साक्ष्य या प्रूफ के रूप में पेश किए जा सके। अब आप कहेंगे कि साक्ष्य के रूप में, प्रूफ के रूप में क्यों पेश करना आवश्यक है और अधीनस्थ न्यायालय में क्यों करेंगे? दोस्तों किसी भी मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया है तो वह सर्वमान्य है। अब अगर सेम उसी प्रकार का कोई मामला है जो अधीनस्थ न्यायालय में आया है और अधीनस्थ न्यायालय उस मामले में कोई दूसरा निर्णय देता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसी मामले में दूसरा निर्णय दिया हुआ है, जाहिर सी बात है अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई दूसरा निर्णय दे रखा है तो जो पक्ष जिसके विरुद्ध फैसला देता है अधीनस्थ न्यायालय, वो सीधी सी बात है सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इसलिए पहले अधीनस्थ न्यायालय का समय खराब होगा और फिर सुप्रीम कोर्ट का समय खराब होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यवस्था कर रखी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या व्यवस्था कर रखी है कि किसी भी मामले में अगर कोई निर्णय दिया जाता है तो उस निर्णय का रिकॉर्ड रखा जाता है, जो समय समय पर प्रूफ के रूप में, साक्ष्य के रूप में अधीनस्थ न्यायालय में भिजवाया जाता है और उसी प्रूफ के आधार पर, उसी साक्ष्य के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विभिन्न मामलों में निर्णय दिए जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिए गए निर्णय हैं वे सर्वमान्य होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा उस निर्णयों की अवहेलना की जाती है, मानने से आनाकानी की जाती है, तो दोस्तों स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान में प्रावधान है कि उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। संविधान में दंड का प्रावधान है इसको लेकर। तो दोस्तों अब देखिए भारतीय संविधान क्या कहता है। अभिलेखीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 129 में उल्लेख किया गया। बहुत बार एग्जाम में दोस्तों यहां से क्वेश्चन बने हैं, अनेक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन बने हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय, उच्चतम न्यायालय के निर्णय अन्य सभी न्यायालयों के लिए अनुसरण करने योग्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दे दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोई निर्णय दे दिया दोस्तों, तो वो हर न्यायालय के लिए मानना जरूरी होता है। दूसरी बात, अन्य न्यायालय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा व आलोचना नहीं कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया है तो उच्च न्यायालय या फिर जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आलोचना नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना नहीं कर सकते, बल्कि उन निर्णयों को आधार बनाकर अपना निर्णय देते हैं। अभी बताया मैंने आप लोगों को कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया तो उसका साक्ष्य या प्रूफ सीधा अधीनस्थ न्यायालयों को भेज दिया जाता है, उच्च न्यायालयों में भेज दिया जाता है और उसी साक्ष्य को, उसी प्रूफ को आधार बनाकर किसी मामले में निर्णय दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के आज्ञा का पालन नहीं करता है तो दोस्तों, अगर कोई उच्चतम न्यायालय की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो क्या प्रोविजन है? यह न्यायालय की अवमानना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसकी अवमानना होगी और उसके बेसिस पर न्यायालय इसके लिए दंडित कर सकता है। और वो दंड क्या दे सकता है? या तो 6 माह की सजा या 2000 रुपए का जुर्माना।
क्या कहा गया है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिया गया निर्णय है वह सर्वमान्य है, सर्वोच्च है, सबके लिए अनुसरण करने योग्य है। अन्य न्यायालयों के द्वारा, अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा, जो उच्च न्यायालय हैं उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आलोचना नहीं की जा सकती, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की समीक्षा नहीं की जा सकती, बल्कि उन निर्णयों को आधार बनाकर जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जो उच्च न्यायालय हैं, उनके द्वारा विभिन्न मामलों में निर्णय दिए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो वह न्यायालय की अवमानना होगी और अवमानना के आधार पर 6 माह की सजा और 2000 रुपए के दंड का प्रावधान है दोस्तों। तो ये अनुच्छेद 129 की प्रावधान। आगे बढ़ते हैं अपन। 5वीं शक्ति सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की 5वीं शक्ति। कुछ टेक्निकल इश्यू है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट आउट हो गया। परामर्शी क्षेत्राधिकार, ठीक है, ओके। परामर्शी क्षेत्राधिकार। अब परामर्शी क्षेत्राधिकार को लेकर दोस्तों अपने राष्ट्रपति के टॉपिक में डिस्कस किया था। याद कीजिए प्रेसिडेंट का टॉपिक जब मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था तो वहां पर अनुच्छेद 143 की बात की थी अपन ने, और वहां मैंने ये भी कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक आएगा तो वो वापस से आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो बताइए फटाफट अनुच्छेद 143 से क्या मतलब है, क्या प्रावधान है। तो दोस्तों अनुच्छेद 143 का मतलब है परामर्शी क्षेत्राधिकार। कहने का मतलब है लोक महत्व या विधि से संबंधित किसी विषय पर देश का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। पहली बात, परामर्शी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 लोक महत्व या विधि से संबंधित किसी विषय पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, पहली बात। दूसरा, अपवाद क्या है इसके क्षेत्र में, संविधान पूर्व से संबंधित किसी संधि समझौते पर कोई विवाद है और इस पर राष्ट्रपति यदि उच्चतम न्यायालय की राय मांगता है तो उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह उस पर अपनी राय दे। दोस्तों अगर संधि या समझौते, किसी देश के साथ कोई ट्रीटी है, कोई समझौता, कोई एग्रीमेंट किया गया है, अगर उससे संबंधित कोई मामला है और देश का राष्ट्रपति इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से कोई राय मांगता है, परामर्श मांगता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस संबंध में राय देने के लिए बाध्य है। दूसरी बात, अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय राय देने के लिए बाध्य नहीं है। तो कहने का मतलब है एक मामले में सुप्रीम कोर्ट देश के राष्ट्रपति को राय देने के लिए, परामर्श देने के लिए बाध्य है। वह कौन सा मामला हो सकता है, किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते, या फिर देश का संविधान लागू हो उससे पहले कोई संधि या समझौता हो, तो उससे रेलेवेंट अगर कोई मामला हो तो सुप्रीम कोर्ट देश के राष्ट्रपति को सलाह या परामर्श देने के लिए बाध्य है। वहीं अगर कोई सामान्य कोई अन्य मामला है तो उस मामले में परामर्श देने के लिए, राय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है दोस्तों। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात कि उपयुक्त लिखित ये जो 2 मामले हैं, लोक महत्व या विधि का मामला या संविधान पूर्व किसी संधि या समझौते का मामला, इन दोनों ही मामलों में अगर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कोई राय, कोई परामर्श दिया जाता है तो इन दोनों ही मामलों में दिए गए परामर्श या राय को मानने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं होता है दोस्तों। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। जब मौलिक अधिकार का टॉपिक अपन ने डिस्कस किया था तो वहां पर अनुच्छेद 13 का जो सब क्लोज 2 है उससे मैंने आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बताई थी दोस्तों कि अगर कानून निर्मात्री संस्था, संसद के द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई ऐसा कानून बना दिया जाता है जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, जिससे मौलिक अधिकारों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिससे मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं, तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस कानून का पुनः अवलोकन किया जा सकता है, उसका रिव्यू किया जा सकता है। और पुनः अवलोकन करने पर अगर ये पाया जाता है कि इस विधि या कानून के द्वारा किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन या उल्लंघन हो रहा है तो उस दशा में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संबंधित कानून को विधि शून्य घोषित किया जा सकता है, अवैध घोषित किया जा सकता है। इसी शक्ति को कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। अब दोस्तों बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए, आईएएस से लेकर तमाम जो लोअर लेवल के जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछा गया है
कि ये जो अवधारणा है जुडिशियल रिव्यू की, ये कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इस अवधारणा को अपनाया गया है। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जब लागू हुआ था तो वहां पर इस प्रकार का कंसेप्ट था? नहीं। 1787 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बना और 1789 ईस्वी में वह संविधान लागू हुआ। लेकिन दोस्तों ये न्यायिक पुनरावलोकन का जो कंसेप्ट है, जुडिशियल रिव्यू का जो ये कंसेप्ट है, ये अवधारणा है, ये अवधारणा दोस्तों 1803 ईस्वी में, याद रखिएगा आप लोग, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1803 ईस्वी में मारबरी बनाम मेडिसनवाद मामला याद रखना है आपको। कौन सा मामला था? मारबरी बनाम मेडिसनवाद में। और निर्णय किसने दिया? मार्शल ने, न्यायमूर्ति मार्शल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 1803 ईस्वी का जो मारबरी बनाम मेडिसनवाद था, उसके अंतर्गत कौन से न्यायाधीश के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो न्यायाधीश का नाम मार्शल, मामला मारबरी बनाम मेडिसनवाद, कब का? 1803 ईस्वी का। कौन से देश का? संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो अपन कह सकते हैं कि जब संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लागू हुआ 1789 में, उस वक्त ये न्यायिक पुनरावलोकन का कंसेप्ट उसके संविधान में भी नहीं था, बाद में ये अस्तित्व में आया। और भारत में दोस्तों फिर 1970-80 का जो दशक है, उसमें जाकर ये न्यायिक पुनरावलोकन का कंसेप्ट अस्तित्व में आया। याद कीजिए आप लोग, जब केशवानंद भारती केस अपन ने पढ़ा था तो वहां पर बताया गया था आप लोगों को, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1973 में क्या निर्णय दिया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में, कि कोई भी ऐसा संशोधन भारतीय संविधान में नहीं किया जाएगा जिसके द्वारा मौलिक अधिकार प्रभावित होते हो, साथ में संविधान का बुनियादी ढांचा प्रभावित होता हो, बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित होता हो। क्लियर दोस्तों? तो ये न्यायिक पुनरावलोकन का जो कंसेप्ट है, जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है, ये मूल ढांचा है भारतीय संविधान का। क्लियर? उच्चतम न्यायालय व्यवस्थापिका के द्वारा, अरे कानून कौन बनाता है? आप लोगों को जब टॉपिक पढ़ाया मैंने व्यवस्थापिका का या फिर राष्ट्रपति का, उस वक्त बताया था मैंने आपको कि भारत सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। पहला व्यवस्थापिका या विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। अगर व्यवस्थापिका या विधायिका के संदर्भ में आप लोगों से बात करूं तो उसका मुख्य कार्य है कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका का मुख्य कार्य है विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। और तीसरा न्यायपालिका का मुख्य कार्य है विधायिका के द्वारा बनाए गए, कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानूनों की सुरक्षा करना, संरक्षण करना। तो दोस्तों क्या कहा गया है इसमें कि उच्चतम न्यायालय व्यवस्थापिका के द्वारा पारित किए गए अधिनियम एवं कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए आदेशों की समीक्षा कर सकता है। क्या कर सकता है दोस्तों? समीक्षा कर सकता है। यदि, क्या कहा गया है दोस्तों? यदि यह संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं हो तो उन्हें शून्य घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 13 का सब क्लोज 2 जब पढ़ा है तब क्या बताया था आपको? कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, हनन करता है, तो उस कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस कानून का पुनः अवलोकन करके उसे विधि शून्य घोषित किया जा सकता है दोस्तों। यद्यपि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का दोस्तों स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अनेक ऐसे अनुच्छेद हैं देश के संविधान में जो उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करते हैं। बहुत डेप्थ में जाकर अगर क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि यद्यपि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं मिलता, लेकिन निम्नलिखित में से कौन से वे अनुच्छेद हैं जो सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करते हैं? अब या तो यूं पूछ लेगा आपको कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नहीं है, तो 3 इनमें से दे देगा और चौथा है वो अलग दे देगा, उसमें से पूछ लेगा। या फिर 1 इनमें से दे देगा, 3 गलत दे देगा और पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा वह अनुच्छेद है जिसके द्वारा अपन कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। तो दोस्तों पहला है अनुच्छेद 13(2). पहला कौन सा है? 13(2). दूसरा अनुच्छेद 32,
तीसरा अनुच्छेद 131, चौथा 132, 133, 134, 135, 136, 226, 246 और 256। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, कुल 11 अनुच्छेद भारतीय संविधान के ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करते हैं दोस्तों। क्लियर? मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। आगे अपन एक एक आर्टिकल की बात करें उससे पहले कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों के साथ और डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों। कुछ और बेसिक बातें डिस्कस करना चाहूंगा मैं आप लोगों के साथ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देश की जो न्यायपालिका है उसके संदर्भ में अपन बात करते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, अब कह तो देते हैं अपन स्वतंत्र न्यायपालिका, लेकिन क्या वास्तव में देश की जो जुडिशरी है वो स्वतंत्र है? और अगर स्वतंत्र है तो इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं दोस्तों? तो सबसे पहले प्रावधान की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 50, आर्टिकल 50, और आर्टिकल 50 क्या कहता है? पृथक्करण के सिद्धांत की बात करता है। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच पृथक्करण, अर्थात कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जिसके द्वारा कार्यपालिका का दबाव न्यायिक पालिका पर पड़ता हो दोस्तों। स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति एक प्रोसेस के द्वारा, एक फिक्स प्रक्रिया के द्वारा, कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती है, और योग्यताएं भी कोई ऐसी नहीं भाई 5वीं 8वीं 10वीं पास को सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण योग्यताओं का निर्धारण किया गया है। भारत का नागरिक हो और 3 शर्तें निर्धारित की गई हैं जिनमें से कोई एक शर्त पूरी करता हो। अगर पहली शर्त के संदर्भ में मैं बात करूं दोस्तों आप लोगों के समक्ष, तो या तो वह 5 वर्ष तक किसी राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष तक किसी राज्य के उच्च न्यायालय में वकालत की हो, वकील रहा हो, और तीसरी है राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेता रहा हो। तो दोस्तों ये जो बातें हैं, ये जो प्रावधान है, ये न्यायपालिका को कहीं ना कहीं स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कार्यकाल को लेकर, लंबा कार्यकाल इनका होता है। 65 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश, उनका कार्यकाल कितना? 65 वर्ष की आयु तक। तो कोई जल्दबाजी नहीं कि 1-2 साल का मौका ही मिला उन लोगों को। बहुत अच्छा वेतन और भत्ता दिया जाता है जिससे भ्रष्टाचार जैसी जो संभावनाएं हैं उनको दूर किया जा सके। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश उनको 2,80,000 रुपए का वेतन दिया जाता है। अन्य न्यायाधीश उनको 2,50,000 रुपए का वेतन दिया जाता है। और दोस्तों इनके पद की सुरक्षा रहती है। पद की सुरक्षा से क्या मतलब है कि इनको ऐसे नहीं कि जब किसी ने कह दिया और इनको पद से हटा दिया गया। इनकी नियुक्ति से भी टफ प्रोसेस है इनको पद से हटाने का, और ये इसी बात का परिचय का, इसी बात का परिणाम है कि अब तक उच्चतम न्यायालय में एक भी न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया गया है। वी रामास्वामी के विरुद्ध प्रस्ताव आया लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हो सका और उन्हें नहीं हटाया जा सका। दीपक मिश्रा के खिलाफ, जो चीफ जस्टिस रहे भारत के, उनके खिलाफ मामला आया राज्यसभा में, लेकिन राज्यसभा के जो सभापति है एम वेंकैया नायडू, उनके द्वारा स्वीकार कर दिया गया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अपन ये बात कह सकते हैं कि पद की सुरक्षा प्रदान की गई है न्यायाधीशों को। और एक और महत्वपूर्ण बात कि जो रिटायर्ड न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, वो किसी अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं करेगा दोस्तों, किसी अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं करेगा। तो ये जो सारे प्रावधान है वो हिंदुस्तान की जो न्यायपालिका है उसको स्वतंत्र रहकर, मजबूत रहकर, निष्पक्ष रहकर फैसला देने के लिए मजबूत बनाते हैं दोस्तों। इसलिए अपन कहते हैं कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। चलिए अब आर्टिकल वाइज अपन और आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 130। अब अनुच्छेद 130 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 130 कहता है उच्चतम न्यायालय का स्थान नई दिल्ली होगा। अरे हमारा सुप्रीम कोर्ट कहां स्थापित है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय कहां स्थापित है? नई दिल्ली में है। लेकिन साथ में एक प्रोविजन और रखा गया है कि राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त करके सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है,
सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है इनके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की पीठ किसी दूसरे स्थान पर भी स्थापित की जा सकती है। अनुच्छेद 130 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान नई दिल्ली में होगा। दूसरा, राष्ट्रपति की अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसकी पीठ अन्य जगह भी स्थापित कर सकता है, ऐसी बात कही गई है अनुच्छेद 130 में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 135, 136 की बात अपन ने की थी, अनुच्छेद 135 कहता है संघीय न्यायालय की सभी शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय को दी गई हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक अपन स्टार्ट किया उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। मॉरिस ग्वेर जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। इस फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की जितनी सारी शक्तियां थी वे सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट को प्रदान की गई। इस बात का प्रावधान कहां है? अनुच्छेद 135 में है। अनुच्छेद 136 की बात अपन ने की थी, एसएलपी की बात कर चुके हैं अपन 136 में। अनुच्छेद 137 आर्टिकल 137। अब 137 के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व में दिए गए निर्णय की फिर से एक समीक्षा कर सकता है, रिव्यू। अगर कोई निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने तो उस निर्णय की पुनः समीक्षा कर सकता है। आपने देखा होगा शंकरी प्रसाद वाद, उसके बाद सज्जन सिंह वाद, उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार वाद, उसके बाद केशवानंद भारती वाद, मिनरवा मिल्स वाद। तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने दिए गए निर्णय की फिर से समीक्षा की जा सकती है दोस्तों। ये जो अधिकार है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 137 के अंतर्गत, 137 के अंतर्गत। और आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा कि जब केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया 7-6 से, तो उसके बाद जो अगले मुख्य न्यायाधीश बने सुप्रीम कोर्ट के एएन रे, आदित्यनाथ रे, तो उनके द्वारा इस केशवानंद भारती वाले मामले के संदर्भ में 1976-77 में रिव्यू करने की कोशिश की गई, जिसे फिर वापस से उस वक्त जो महान न्यायविद थे जो लगातार केंद्र सरकार के विरुद्ध काम कर रहे थे, एन पालकीवाला, नानी पालकीवाला, उन्होंने विरोध किया इस बात का कि बिना किसी पिटीशन के आप इसका रिव्यू कैसे कर सकते हैं। फिर फाइनली वही 13 न्यायाधीश की बेंच वापस से बिठाई गई थी और उस जो पीठ थी उसको भंग किया गया बाद में और उस मामले को बिल्कुल यथावत रखा गया। डिटेल में चर्चा की थी अपने जब बुनियादी संविधान का बुनियादी ढांचा और केशवानंद भारती केस 1973 को लेकर चर्चा की थी दोस्तों। चलिए अगला आर्टिकल 138। और 138 क्या कहता है? संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में वृद्धि कर सकता है। अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं उनमें ग्रो करने की, उनमें वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास, देश के प्रधानमंत्री के पास, तो देश की संसद के पास। संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में वृद्धि कर सकती है। अगला अनुच्छेद 139 आर्टिकल 139। 139 क्या कहता है दोस्तों? 139 कहता है संसद उच्चतम न्यायालय के रिट जारी करने की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। रिट जारी करने की अधिकारिता में वृद्धि कर सकता है दोस्तों। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन संसद उसे अन्य मामलों में भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। दोस्तों याद रखिएगा ये बात। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या कहा गया है कि संसद उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की अधिकारिता में वृद्धि कर सकता है। दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति, हनन की स्थिति में रिट जारी कर सकता है। लेकिन साथ में और क्या कह दिया गया कि अगर संसद चाहे तो अन्य मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 139 का जो सबक्लोज ए है दोस्तों वो क्या कहता है? मुकदमों का स्थानांतरण किया जा सकता है। जो केसेज हैं उनका ट्रांसफर किया जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। चलिए आगे बात करते हैं अपन। आर्टिकल 140 140। अब 140 क्या कहता है दोस्तों? 140 कहता है संसद उच्चतम न्यायालय को आनुषंगिक शक्तियां दे सकती है। क्या कहा गया दोस्तों? संसद उच्चतम न्यायालय को आनुषंगिक शक्तियां दे सकती है। 141 क्या कहता है वहीं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए सभी कानून अन्य सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे। अभी चर्चा कर चुके हैं अपन इस चीज को लेकर। अभी दोस्तों अपन ने बात की थी कि
कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जो निर्णय हैं, अभिलेख के क्षेत्राधिकार में क्या पढ़ा था अपन ने कि दिए गए जो निर्णय हैं वो सब जो कानून है वो सबके लिए बराबर बाध्यकारी होंगे। 141 आगे 142 142। अब 142 क्या कहता है दोस्तों इस संदर्भ में? 142 कहता है पूर्ण न्याय। पूर्ण न्याय की बात करता है अनुच्छेद 142 और उसमें क्या प्रावधान है? उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय को लागू करवाने के लिए आदेश दे सकता है और इसके लिए वह कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों का अतिक्रमण भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले अगर कोई निर्णय दिया है और विधायिका, देश की संसद या फिर कार्यपालिका आनाकानी कर रही है उस चीज को मानने में, तो शक्तियों का अतिक्रमण कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, उन दोनों की ही, कार्यपालिका हो या चाहे फिर आपकी विधायिका हो। इसी में कहा गया कि अनुच्छेद 142 के कारण कुछ आलोचकों का मानना है कि इसके कारण न्यायिक सक्रियता को प्रोत्साहन मिल रहा है। जुडिशियल एक्टिविज्म के हिसाब से तो न्यायपालिका बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगी, जब चाहे तब किसी भी मामले में निर्णय दे देगी और फिर देश की जो विधायिका संसद है, कार्यपालिका उसको बाउंड कर देगी, उनकी शक्तियों का हनन कर सकती है। लेकिन देश में ऐसा कुछ नहीं है। अनुच्छेद 144 आर्टिकल 144 कहता है नागरिक व विधिक अधिकारी उच्चतम न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। जो भी सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, जो विधिक अधिकारी हैं, वो उच्चतम न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करते रहेंगे। 145 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय अपने नियम स्वयं बनाएगा। दोस्तों क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जो नियम है वो खुद बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में जो नियम बनाने की शक्ति है वो खुद सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। चलिए दोस्तों फटाफट खत्म करते हैं इस टॉपिक को। अनुच्छेद 146 आर्टिकल 146। अब 146 क्या कहता है? 146 कहता है उच्चतम न्यायालय अपने कर्मचारियों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, वेतन, अलाउंसेज, भत्ते, सेवा शर्तें उच्चतम न्यायालय स्वयं निर्धारित करेगा। क्या कहा गया है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय अपने कर्मचारियों की नियुक्ति, उनके वेतन, भत्ते और उनका कितना कार्यकाल, क्या सेवा शर्तें रहेंगी, वो खुद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। इसका निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त अन्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों ये जो निर्णय होगा ये कौन तय करेगा? या तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसी न्यायाधीश को नियुक्त कर देगा, अपॉइंट कर देगा और उसके द्वारा फिर इन सारे नियमों का प्रावधान किया जाएगा। दोस्तों अगला है उच्चतम न्यायालय के सभी जो वेतन हैं, जो भी सैलरीज होंगे वो भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। अनुच्छेद 266 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। दोस्तों और अंतिम है अनुच्छेद 147 जिसमें निर्वाचन सेवा शर्तों के संबंध में बात की गई है। दोस्तों तो ये सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक आप लोगों का खत्म हुआ। अगली क्लास में मिलते हैं एक और नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।